हाय, हाउ आर यू ऑल। तो हम थोड़ा आगे शुरू करते हैं। लेक्चर 2 हमारा हो चुका है। अब हम इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और पिछले लेक्चर में हमने ये सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में या ये सब कुछ जानना निकालना ये सवाल हमने किया था। रेजिस्टेंस वगैरह निकाल करंट डेंसिटी के बारे में सीख लिया था। अब हम चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है थोड़ा सा उसका जिक्र करेंगे और फिर आगे फर्दर बात करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से मैं चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ। अब हम बात करते हैं किसके बारे में जी? ओम्स लॉ के बारे में। आप सब 10th क्लास में पढ़ के आए हो ओम्स लॉ के बारे में थोड़ा थोड़ा। तो जी, ओम्स लॉ क्या कहता है कि ये एक कंडक्टर है। ध्यान से समझते रहना आप। ये कंडक्टर है। इसका ये जो एरिया गिवन है ये जी क्रॉस सेक्शन एरिया ए गिवन है। इसकी लेंथ एल है। ठीक है। इसके अक्रॉस आपने कुछ पोटेंशियल ड्रॉप लगा रखा है। लेट्स सपोज इसे बैटरी लगा दी आपने। ये 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी। ठीक है जी। तो ऐसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो उसकी डेफिनेशन आपने क्या लिखी थी? अगर आपने याद हो तो, नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अंडर द सेम फिजिकल कंडीशन, ये क्या कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कंडक्टर, ये जो आपने कंडक्टर गिवन है, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मुझे निकालना है। ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप ये एक्सपेरिमेंटल है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू करंट flowing through it। तो फिर आप क्या लिखते हो? आप लिखते हो अगर डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस इस कंडक्टर के अक्रॉस है तो ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? आई के। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो आप एक आर नाम की चीज इंट्रोड्यूस करते हो और आप कहते हो कि भैया ये जो आर है इसको बोल दिया हमने रेजिस्टेंस। ये आप 10th क्लास में पढ़ते हो। इसके ऊपर 10th क्लास में आपने छोटे छोटे सवाल किए होंगे कि जी डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई आर अगर ये है और मैं इसको y इज इक्वल्स टू एम एक्स करके अगर मैं कर्व बना लूं तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे से आपने 10th क्लास में सवाल पढ़े होंगे। जिस बच्चे ने तमीज से 10th करी होगी उसके आई होप तुरंत ही याद आ जाएगा ये डेल्टा वी आई के बीच में और कर्व ऐसे होता था। तो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है ये थीटा एंगल होता था। तो यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आपका टेन थीटा आर के बराबर आएगा। ठीक है जी। आपसे कई बार क्वेश्चन आपको याद हो तो क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन होते थे। ये अभी 10th क्लास चल रही है। डेल्टा वी आई, डेल्टा वी आई बच्चे। और एक बार तो वो बुक में क्या करता था आपके साथ, ये आपको 30 डिग्री दे दिया, एक बार ये आपको 30 डिग्री दे दिया। यहाँ आर की वैल्यू पूछ लेता था और यहाँ आर की वैल्यू पूछ लेता था। तो बच्चे बहुत गलती करते थे, सीधा टेन थीटा दोनों में ही 1030 लिख दिया। ठीक है। लेकिन अब आपको मेरे हिसाब से पता है कि डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। तो आपको स्लोप कौन सा लिखना है? तो मेरे हिसाब से अब आपको स्लोप निकालना आता ही है कि आपको इस एंगल की जरूरत पड़ेगी। ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स, क्योंकि आप कंपेयर किसके हिसाब से करते हो? y इज इक्वल टू एम एक्स। वो कई बार i की जगह डेल्टा वी रख देता था तो ऐसे करके चेंजेस करता था। तो इस सवाल में यहाँ r की वैल्यू आएगी बच्चे 1030 और यहाँ r की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 1060। ये तो कुछ बेसिक सवाल होगी जो आप पढ़ के आए हो। अब मैं आगे चलता हूं और मेरे लिए जो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है मैं उस इक्वेशन को मार्क कर लेता हूं। मुझे पता चल गया ये इक्वेशन है। अब मैं रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और गहराई से जानना चाहता हूं। ठीक है जी। तो उस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मैं किसके बारे में जानना चाहता हूं? थोड़ा सा और रेजिस्टेंस के बारे में डीपली बात करना चाहता हूं कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है, होता क्या है। ये तो पता चल गया कि अच्छा भाई
इसकी वजह से रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप होता है, आपको भी पता होगा। लेकिन ये किस किस बात पर डिपेंड करता है तो वो थोड़ा सा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुझे पता है कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बेटा ये एरिया क्रॉस सेक्शन हो गया और ये एल तुम्हारा, ठीक है जी, ये इसकी लेंथ होगी कंडक्टर की। इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं हम। अगर इसके बारे में बात करनी है तो मुझे पता है कि I विल बी इक्वल टू होता है NEAVD। अगर इससे करंट फ्लो कर रहा है, मान लिया I करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है जी, तो करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है तो I विल बी किसके बराबर होगा, NEAVD। ये हम पीछे हम निकाल के आए हैं कंडक्टर के अंदर से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली सारी चीजें, ये प्रॉपर हमने सारा कुछ निकाला हुआ है पिछले लेक्चर में। अब I इज इक्वल टू NEAVD, तो I विल बी इक्वल टू NEA इंटू VD को लिख लो आप थोड़ा EE/m इंटू टाउ। क्लियर है? थोड़ा इसको रीअरेंज करो। I विल बी इक्वल टू, अगर आप इसको लिखो NE², क्लियर है, A साथ में ले लिया, टो ले लिया और M ले लिया। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इनटू में बचा आपके पास E, और मुझे पता है अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप डेल्टा V है तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, E विल बी इक्वल टू डेल्टा V बाई, कैसे लिखा जाता है जी, आप इसको L। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब आपको निकालना है, ये मैं पहले से ही पढ़ के आया हूं। E क्या होता है, डेल्टा V बाई डेल्टा L, ठीक है, क्लियर है नहीं है? अब ये बात मुझे पता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको I की जगह में लिख देता हूं NE² ए टाउ बाई M, ध्यान से देखना बड़ा अच्छा सा रिजल्ट आएगा, डेल्टा V बाई L। कोई दिक्कत नहीं जी, अभी तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं चल रही है। अब मैं इसको लिख देता हूं ऐसे करके, डेल्टा V इज इक्वल टू ML अपॉन ए टाउ इनटू में लिख देता हूं I। ये इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है, डेल्टा V इज इक्वल टू IR। ये इक्वेशन 1 थी। ऑन कंपेयरिंग, अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको R की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चे, ML अपॉन NE² ए टाउ। क्लियर है जी? इसको थोड़ा सा और अरेंज करते हैं। R को फिर इसको ऐसे लिख लिया गया कि M अपॉन NE² टाउ इनटू L बाई ए। अब जो आप 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ते हो वो आने वाला है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए। पढ़ते हो ना आप 10th क्लास में कि R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/a, इन दोनों को जोड़ दिया 10th क्लास में L/a, फिर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे रो L/a। याद है ये 10th क्लास, 10th क्लास। अब हम बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब हम एक एक चीज जानेंगे। हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है, उसके मास के बारे में पता है, टाउ के बारे में पता है, रो L अपॉन ए। तो ये मेरा आता कैसे, एग्जैक्टली ऐसे आ गया। अब जो यहां रॉ है, रो को आपने बोला क्या जी, इज इक्वल टू M अपॉन NE² टाउ, और इस रो को नाम दिया गया जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, रजिस्टिविटी। क्या नाम दिया गया, रजिस्टिविटी। अब देखो बहुत खास बात है जो कंफ्यूजन भी क्रिएट करती है और जहां बच्चे गलत भी सीख लेते हैं। पर मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर तो वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो अगर आप इसको देखो, रो, तो रो किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, MNE² टाउ। तो ये हमने पहले भी बात की थी पिछले लेक्चर में, कंडक्टिविटी जब आया था, ठीक है। यानी कि रो किस बात पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी। M मास वो तो कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, N और टाउ पर डिपेंड कर रहा है। अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो N चेंज होता है और टाउ चेंज होता है। ये अभी हम आगे बात करेंगे कि कैसे कैसे होता है, रजिस्टिविटी का क्या फर्क पड़ेगा टेम्परेचर पे। तो जो रजिस्टिविटी है ना बेटा, ये है, इसको मैं स्पेसिफिकली लिखता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ बच्चे मीडियम। क्या है ये, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम का क्या मतलब है कि ये डिपेंड किस बात पे करता है,
रजिस्टिविटी, ये डिपेंड करता है किस पे जी? टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से क्या चेंज होता है? एन और टाउ। तो मैं इसको सीधा यहां लिख देता हूं, एन और टाउ। ठीक है, इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्लियर है? यानी कि ये मटेरियल कैसा है उस बात पे डिपेंड कर रहा है। मटेरियल का मतलब है कि कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, ये उसके नेचर पे डिपेंड करता है। यानी कि किस पे डिपेंड करता है? कुल मिला के अगर मैं इन शॉर्ट बोल दूं तो नेचर ऑफ मटेरियल, मीडियम, जिसको हम मीडियम भी बोल देते हैं। कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है क्या? लेकिन बट डज नॉट डिपेंड ऑन, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, मजा आएगा आपको। अब आपका टॉपिक बिल्ड होने लग रहा है। डज नॉट डिपेंड ऑन किस पे जी? डायमेंशन। यानी कि रजिस्टिविटी किस बात पर डिपेंड नहीं करता? उसकी डायमेंशन, उसकी लेंथ, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इस बात पर डिपेंड नहीं करता। तो वापस जब मैं घूम के आता हूं तो मेरे पास अब क्या फाइनल, मेरे पास बात निकल के आई, ध्यान से देखना। मेरे पास बात निकल के आई, आर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। यानी कि रो किस पे डिपेंड करता है? ये प्रॉपर्टी होगी तुम्हारी मीडियम की। ये प्रॉपर्टी किसकी हुई? मीडियम। यानी कि होता क्या है एग्जैक्टली exactly? हम कहते हैं कि मैं यहीं इस बात को बता देता हूं, आगे फिर हम एक्सप्लेन कर देंगे जब मैं रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ाऊंगा। वो प्रॉपर अलग से टॉपिक है, लेकिन मैं बता देता हूं। जो बच्चे रट लेते हैं, बच्चे क्या रटते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो जब सवाल स्टेटमेंट का आता है कि क्या टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब स्टेटमेंट आता है कि रजिस्टिविटी चेंज होगी या रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो उसका यहां आके बच्चा इस बात को थोड़ा सा, अब जो ये रट लिया है ना आपने, इसको थोड़ा और प्रिसाइज सीखते हैं हम। तो इसका प्रिसाइज मीनिंग क्या है? ये देखो, ये बिल्कुल गलत बात है, ये रटना नहीं है। अब हमें समझना है, तो समझ लेते हैं। रेजिस्टेंस तो बढ़ रहा है, लेकिन आप पॉइंट समझो आप। तो क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है? बिल्कुल हां। तो अब उस बात को मैं क्लियरिटी लेके आता हूं। होता क्या है कि टेम्परेचर चेंज होने से, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ बच्चे, तो टेम्परेचर चेंज होने से रजिस्टिविटी चेंज होती है। और अगर रजिस्टिविटी चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये कहानी जुड़ेगी कि आर किस पे प्रोपोर्शनल होता है? रो के। आर डिपेंड कर रहा है ना रो पे। तो इसका मतलब अब मैं कह सकता हूं कि आर भी चेंज होगा। तो क्या डायरेक्टली कोई डिपेंडेंसी है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो स्टेटमेंट देखना, अब आपसे कैसे पूछा जाएगा, क्या रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर? क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? नहीं भाई, रजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी के चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस चेंज होता है, बिल्कुल क्लियरिटी से। क्या रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन डायमेंशन? एल और ए चेंज करेंगे तो क्या वो चेंज हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आर किसके प्रोपोर्शनल है? आर विल बी इक्वल प्रोपोर्शनल एल बाई ए। बिल्कुल सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है। क्या आपसे पूछ लिया, क्या रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर? आप कहोगे बिल्कुल सही बात है। अगला स्टेट, क्या रजिस्टिविटी डिपेंड ऑन डायमेंशन? बिल्कुल गलत बात है। प्रॉपर्टी है वो, मीडियम की प्रॉपर्टी है, यानी कि एन और टाउ चेंज होंगे तो रजिस्टिविटी चेंज होगी। आई होप कि अब आपके ये जो सारे पॉइंट है वो क्लियर हो रहे होंगे, जो जो बातें मैं समझाने लग रहा हूं। क्लियर है? तो यहां से आपको क्या पता चला कि जो रेजिस्टेंस है
वो रेजिस्टेंस होता है फॉर्मूला जो आप 10th में पढ़ के हैं, रो एल अपॉन ए। तो टेम्परेचर के चेंज होने से मैं फिर से बोल देता हूं, रजिस्टिविटी चेंज होती है। क्या होती है? रजिस्टिविटी चेंज। अभी हम अलग से पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस, वो अलग से ही आएगा बिल्कुल। लेकिन ये बात बतानी जरूरी थी यहाँ पे, फिर प्रॉपर टॉपिक तो हम बाद में पढ़ लेंगे। क्लियर है कैसे डिपेंड करता है वेरिएशन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैसे कैसे वेरिएशन होगा। क्लियर है? बस ये बात यहां बतानी जरूरी ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए ये बात। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अब आपका टॉपिक मैं बिल्ड करने लग रहा हूं और आपको बड़ा मजा आएगा आगे जाके। अब थोड़ा आगे चलते हैं, देखना ध्यान से। अब मैं इसकी डायमेंशन की बात करता हूं जी। तो इसकी डायमेंशन क्या है? आर विल बी इक्वल टू क्या होगा जी? रो एल अपोन ए। क्लियर है? क्या है जी इसकी डायमेंशन? रो एल अपॉन ए। अब थोड़ा सा आप अगर इसको लिखो तो आर को आप क्या लिख सकते हो? यहीं से निकाल लेंगे हम। रो क्या होता है जी? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इनटू एल बाई ए। क्लियर है? जब यहां से आप इसकी हर एक वैल्यू पुट करते हो, चार्ज हो गया, टाउ तो टाइम हो गया, तो इसका मैं सीधा लिख देता हूं, इसका आएगा ml2 a-2 t-3। क्लियर है? डेल्टा v इज इक्वल टू आई आर, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप कहीं से भी निकालें। डेल्टा v की आप वोल्ट की लिख सकते हैं, ठीक है ना? डेल्टा v क्या होता है? ये होता है तुम्हारा, ये डब्ल्यू बाई क्यू यहाँ लिख के, वो पुराने वाला ऐसे फॉर्मूले चेंज कर करके आई आर, तो इसकी डायमेंशन लिख लो तो सीधा आ जाएगा, इसकी लिख लो तब भी आपका यही आने वाला है। आप यहां से कर सकते हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। डायमेंशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आता ही है। तो मेन मोटी बात क्या आई यहां से निकल के जो हमने सीखी थी कि आर क्या करता है? डिपेंड ऑन बच्चे डायमेंशन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? डायमेंशन पे। क्लियर है? अब इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन करने की हम कोशिश करते हैं जो आप 10th क्लास में भी करके आते हैं, रेजिस्टेंस निकालने वाले। तो मैं एक ये ऐसे बना लेता हूं बच्चे। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और मेरे को जो निकालना है वो मैं दो पॉइंट बना लेता हूँ। एक इधर पॉइंट बना लेता हूँ मैं, एक इधर बना लेता हूँ मैं, एक ऐसे, ये एक्स वाई। ठीक है जी? और ए और बी, ये जो डायमेंशन है इसको ए ले लिया मैंने, ये जो डायमेंशन है इसको बी ले लिया मैंने। ठीक है जी? और ए बी और ये वाली डायमेंशन इसको मैंने, हाइट को मैंने सी ले लिया, ऐसे कर लिया। तो मेरे से सवाल में पूछा गया आर एक्स वाई निकाल दो जी, आर ए बी निकाल दो। सिंपल सी बात है, मेरे से दो बातें पूछ ली, पहली ये पूछ ली, दूसरी ये पूछ ली। तो मैं पहली बात को लेता हूं, आर एक्स वाई, क्योंकि मेरे को सिखाना है थोड़ा, तो आप सीखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप जब ये सामने से देख रहे हैं आपको, तो मुझे पता है कि आर जो होता है वो होता है बच्चे रो एल अपॉन ए। ठीक है? तो सीधी सी बात है, आर रो तो ठीक है, वो तो प्रॉपर्टी है, रो तो ऐसे कैसे ही लिख लिया। अब लेंथ की बात आई, अब एक्स और वाई के बीच की लेंथ लिखनी है आपने। तो एक्स और वाई के बीच की लेंथ कितनी बनेगी? ए। आप देख पा रहे होंगे कितनी बनेगी? ए डिवाइड बाई एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, एक्स और वाई के जो परपेंडिकुलर वाला एरिया है। ठीक है? वो परपेंडिकुलर वाला कौन सा बनेगा एरिया? बी सी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बी सी मैं आपको बता भी देता हूं थोड़ा, ये वाला एरिया, ये आउटसाइड, ये बाहर वाला एरिया, यही तो बनेगा ना उसके परपेंडिकुलर। ठीक है? वही तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। बस यही यही पहचानना बताना था मुझे। अब आई होप कि दूसरे वाला हर एक बच्चे खुद से ही लिख देंगे। सो आर ए बी क्या हो गया ये बताओ जी? आर विल बी इक्वल टू रो
एल कितना हुआ यहाँ पे, बी, ए और बी के बीच में लेंथ देखो बी है ना, ये वाली ए और बी के बीच में ये लेंथ कितनी है, बी, रो एल अपॉन ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ये लेंथ कितनी है ए, ये कितनी है सी, तो ये कितना आ गया जी, ए सी। तो ये आपका आंसर आ गया दोनों। बस मुझे लिखना सिखाना था और कोई बड़ी बात नहीं है, लिखते कैसे हैं बस वो चीज बतानी थी। ठीक है जी। अब थोड़ा 10th क्लास में आपने बहुत सारे सवाल करे होंगे, कुछ सवाल हम फिर से रिपीट कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब थोड़ा सा ये आ जाओ कि ये भैया एक कंडक्टर था, इसकी एल लेंथ थी, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस आर है, ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। हमने क्या किया, ये तो बिल्कुल बेसिक है, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, आपने जो ये वायर है इसको डबल कर दिया, कुछ चेंज नहीं किया, बस इसकी लेंथ को डबल कर दिया आपने। देन फाइंड न्यू रेजिस्टेंस। तो आर क्या होता है जी, अगर मुझे आंसर करना पड़े, आर रो एल अपॉन ए होता है। सो आर डैश विल बी इक्वल्स टू रो एल डैश अपॉन एरिया, तो आपने ए ही रखा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, बस आपने लेंथ डबल की है, सो रो इंटू 2l अपॉन ए, सो विल बी इक्वल्स टू 2r। सिंपल सा सवाल है। थोड़ा अगला सवाल, ये थोड़ा सा अच्छा सा सवाल है, इसको करने का आप तरीका सीखें। इफ द वायर, ये सब 10th क्लास के सवाल है, इफ द वायर stretched to 30% of original length, then find out value of new resistance। तो परसेंटेज इंक्रीज पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया आपसे, परसेंटेज इंक्रीज। अब आप ध्यान से देखना, आपसे क्या पूछा, परसेंटेज इंक्रीज। तो जब परसेंटेज में चेंज जब हो, जब 5% तक हो, तो आपको याद है हम डेल्टा आर वाला फॉर्मूला याद कर, आपको याद है आर विल बी इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ऐसे करके, ये तो है। तो हम वो डेल्टा आर बाई आर, आपको याद आ रहा होगा, विल बी इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल, याद है, डेल्टा एल प्लस डेल्टा ए बाई ए, ऐसे करके जब वो एरर वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें है 5%, लेकिन यहाँ तो वो 5% वाला लगेगा ही नहीं, क्योंकि अबव 5% है, तो वो तो एक पहली कंफ्यूजन तो ये दूर करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वाला लगा देंगे और गलत कर देंगे, वो भी हम देखेंगे। तो स्ट्रेच किया है, सेम वायर है, तो सबसे पहली बात हम चीजों को देख लेते हैं कि किया क्या है उसने। तो उसने 30% लेंथ इंक्रीज कर दी है स्ट्रेच करके, तो आर विल बी इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब फॉर्मूले की एक पे एक वेरिएबल पर डिपेंडेंसी बनानी पड़ेगी, सो आर विल बी इक्वल्स टू रो इंटू एल अपॉन ऊपर नीचे ए इंटू एल, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ ना, वॉल्यूम तो जितना पहले था उतना ही बाद में है। क्लियर है ना भाई, आपने एक वायर को स्ट्रेच कर दिया, कैसे किया है आपने, कुछ ऐसे किया, ये था वायर, अब आपने इसको कुछ ऐसे बना दिया, तो वॉल्यूम तो उतना ही है ना, एरिया चेंज हो गया, लेंथ चेंज होगी, जितना पहले था क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ बाद में, तो ये तो सेम ही रहेगा ना, ए एल विल बी इक्वल्स टू ए डैश एल डैश। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं, आर विल बी इक्वल्स टू रो एल स्क्वायर बाई वॉल्यूम। ठीक है, अब मुझे पता है रो भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, तो आर मुझे पता चल गया सीधा कि एल स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। अब देखो कुछ बच्चे यहां तक तो पहुंच जाते हैं, फिर बच्चे क्या करते हैं, सर ने तो अरे ये तो याद आ गया, ये तो 2 डेल्टा एल बाई एल, तो देखो ये तो सीधा आ गया, और एक ऑप्शन 60% भी होगा, तो ये यहां से बच्चे क्या करते हैं, सीधा 60% वाला ऑप्शन टिक करके और सवाल को गलत कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला लगाना ही, हाँ ये तब वैलिड होता अगर वो 3% इंक्रीज करता, तो आंसर नो डाउट 6% आता। क्लियर है अब आपको, आई होप क्लियरिटी आ गई होगी। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम छोटा सा तरीका यूज करेंगे, आप देखना। आर किसके प्रोपोर्शनल, स्क्वायर। मैं मान लेता हूं कि इनिशियल जो लेंथ है वो कितनी है, 100 है, ठीक है। एल डैश कितनी हुई, 30% इंक्रीज हुई, तो 130, क्योंकि आप परसेंटेज तो 100 में से ही निकालते हैं ना,
तो मैं इसको, आप जब भी ऐसी चीजें आए, और ये हमेशा आता रहेगा, काइनेटिक एनर्जी p²/2 है, मोमेंटम इतने परसेंट चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज बताओ, तो उस तरह के सारे सवाल आप ऐसे कर सकते हैं। तो एल ये कितना हो गया, एल डैश इतना हो गया जी। यानी कि अगर मैं लिखूं इसको, R2/R1 विल बी इक्वल्स टू 130/100 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब मुझे तो परसेंटेज चेंज निकालना था ना, या न्यू रेजिस्टेंस बोले तो कुल मिला के मुझे परसेंटेज निकालना था कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ। न्यू निकाल लो, जो भी नई रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो, वो तो सीधी आ जाएगी। R2 विल बी इक्वल्स टू, अगर वो R गिवन है, पर मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूं तो आपको पता चलेगा। देखो, तो आप क्या करो, R2/R1 -1 कर दो, एक से एक कट गया, सो 169 डिवाइड बाई 100 -1। सो ये क्या बन गया आपका, R2 - R1/R1, यही तो आपको निकालना था, विल बी इक्वल्स टू 169 - 100 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना आ गया, 69/100। तो जब आप इसको निकालोगे तो क्या करोगे, आपको डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे, भाई परसेंटेज निकालने हैं ना आपने, कि कितना परसेंटेज। अब ये क्या आया, इनटू 100, ये क्या आया, प्लस के 69/100 इंटू 100, तो कितना आया, +69%। तो यानी कि आपकी वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, 69%। अब कुछ बच्चे क्या लगा रहे थे, 60%, जो कि गलत हो, क्या है, गलत आंसर। तो इस तरीके से आप ये फाइनल रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। आई होप ये आपके समझ में आ रहा होगा। ये आपको R2 निकालना है तो आप वो भी निकाल लो, परसेंटेज ना निकालना हो तो। ये कितना आ गया, R2/R1, यहां से आ गया ना R2/R1। तो ये अगर आप रेशो की बात करो तो 69/100। तो ये कितना आ गया यहां से, सिंपल R2 फाइनल कितना आ गया, 69 R1/100। ये भी ऐसे भी ऑप्शन हो सके, वो आपसे कह सकता है कि इनिशियल R1 R के बराबर था, तो आपको ऑप्शन कौन सा टिक करना है, 69 R/100। वो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आपको निकालना आ गया तो परसेंटेज आ गया, तो आपको सब कुछ आ गया। कुल मिला के बात ये है। आई होप कि ये आपके समझ में आया होगा। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये अलग क्लियर है। ये परसेंटेज ऐसे निकलती है और उसको ऐसे करते हैं, स्ट्रेच करे या कंप्रेस करे, कुछ भी करे, तो आपको इस तरीके से चेंज करना होता है आपको। आई होप कि ये समझ में आया होगा। दूसरी बात, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि ये कंडक्टर, आपको एक कंडक्टर गिवन है आपको, एक और बात, कुछ बच्चे सोचते हैं, अब जैसे उसने, आपने यहां तो मैंने L² के ऊपर डिपेंडेंसी बना ली, इस फॉर्मूले में अगर मुझे एरिया के ऊपर डिपेंडेंसी बनानी हो तो कुछ तो मूर्ख लोग यही सोचते हैं, पता नहीं क्या हो गया, ρL/A, समझ गए ना। सो V इज इक्वल्स टू A इंटू एल। तो आप L को रिप्लेस कर लो, ρ/A इंटू एल, क्या हो गया, V/A। तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A², अगर आपको एरिया के हिसाब से आंसर निकालना हो, ठीक है ना। समझ गए आप, स्ट्रेच किया तो एरिया हाफ हो गया, अब मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो जो सवाल में गिवन हो उस सवाल के हिसाब से हम चेंज करते रहते हैं। एल पे डिपेंडेंसी देखनी है या एरिया पे, आप दोनों निकाल सकते हैं। तो ऐसा कोई रटने वाली बात नहीं है आपको, मतलब मैंने सिखा दिया है कि ये ऐसे होना चाहिए। थोड़ा आगे चलते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है जी, लेंथ है जी एल, ठीक है। और जो रजिस्टिविटी है वो दे रखी है कि Bx ऐसे आपकी चेंज हो रही है, क्लियर है। आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है कि इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मुझे पता है कि R क्या होता है, ρL/A। अब एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है, L लेंथ है, लेकिन रो चेंज हो रहा है, तो मैं ऐसे तो सीधा तो निकाल नहीं सकता, तो मैं छोटे से हिस्से का रेजिस्टेंस लिखूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस यहां पे वेरिएबल आ गया ना। तो मैं इतना छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं, ये छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं। तो इस छोटे से हिस्से को मैं ये dx मान लेता हूं, क्रॉस सेक्शनल एरिया तो इसका a ही रहेगा, और यहां से मैं x दूरी मान लेता हूं, ताकि मुझे रो की वैल्यू भी पता रहे कि इतनी x डिस्टेंस दूर, यहां से ये मैंने रेफरेंस मान लिया।
क्योंकि मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये मैंने रेफरेंस मान लिया जी। ठीक है, तो मैं क्या लिखता हूं, मैं लिखता हूं डी आर। डी आर विल बी इक्वल टू रो एल बोले तो डी एक्स डिवाइड बाई इस छोटे से टुकड़े का बाई ए, और रो को क्या लिखा मैंने, बी एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ए, ये डी आर हो गया। अब मुझे तो टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, कहां से कहां तक, 0 से एल, तो ये कितना हो जाएगा, बी एक्स डी एक्स बाई ए। सो योर आर विल बी इक्वल्स टू बी बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 to L, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि बी बाई ए, क्लियर है जी, इनटू ये कितना हो जाएगा जी, एल स्क्वायर बाई टू। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। भाई छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड कर दिया, आगे जाके हम इसको और मैं और क्लियरिटी समझाऊंगा। अगर आप छोटे छोटे पीस को, तो ये डी आर सब मैंने ऐड ही क्यों किया है ऐसे, ये जो मैंने किया है ये डी आर ऐड ही क्यों किया है मैंने, ये डी आर मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये सारे के सारे रेजिस्टेंस छोटे छोटे टुकड़ों वाले सीरीज में आएंगे, तो सीरीज में तो सब ऐड होता है, तो इसीलिए मैंने 0 to L इंटीग्रेट कर दिया। क्लियर है ना। आगे जाके हम, क्योंकि ये सारे के सारे के छोटे छोटे टुकड़ों के मैं रेजिस्टेंस मान लूं, तो ये कुछ कुछ ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे मिलके मान लिया मैंने ये रेजिस्टेंस, तो मैंने सबको ऐड करने के लिए सीधी सी बात है मैंने इंटीग्रेट कर लिया। ये इसकी बहुत बेसिक बात है। ठीक है जी, थोड़ा आगे जब चलेंगे रेजिस्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, तो आपको ये बात जो अब मैंने बोली है ये सेट भी बैठ जाएगी, और कुछ बच्चों को टेंथ से जिसको याद होगा उसको ये बात कनेक्ट भी कर रही होगी कि अगर आप इसको कट करेंगे तो ये सारे के सारे पीसेस किस में आएंगे, डीएक्स 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 सीरीज में आएंगे, और सीरीज में इसलिए मैंने डी आर को ऐड किया तो 0 to L सीधा इंटीग्रेशन कर लिया मैंने। अब थोड़ी सी मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूं और कलर कोडिंग की बात करता हूं। किसकी बात करते हैं अपन, कलर कोडिंग लिखना मैं सिखाता हूं आपको। तो ये देखें जी, कलर कोडिंग, रजिस्टर की कलर कोडिंग होती है, जो मार्केट में रजिस्टर मिलता है उस पे लाइंस बनी होती हैं, तो उस लाइन का मीनिंग क्या है वो हम पढ़ते हैं। देखो मैं नंबरिंग दे देता हूं, ये होता है बी बी आर ओ वाई, बी बी रोए, इसको ऐसे बोला जाता है, याद किया जाता है, बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन, मैं ऐसे याद रखता हूं, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, और इसकी नंबरिंग कैसे देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप सुन सकते हैं, लिखने मैं लिखूंगा नहीं, ऐसे इसको लिखा जाता है, बी बी रोए ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ, वो हैड ए मैंने खत्म कर दिया, इसका एग्जैक्टली तो ये बोला जाता है कि बी बी रॉय, ठीक है ना, ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड ए वेरी गुड वाइफ। लेकिन मैं इसको कैसे, मैं फालतू के वर्ड याद ही नहीं रखता, मैं ऐसे याद रखता हूं इसको, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, खत्म कहानी, कोई हेड पेड याद नहीं रखता मैं, तो मैंने इसको ऐसे याद रख रखा है, मैं आपको जैसे भी रखना है। खैर, तो बी का मतलब है जी, शुरू वाला जो बी है, इस बी का मतलब है ब्लैक, इस बी का मतलब है, ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे, और डब्लू बोले तो व्हाइट। फिर इसमें तीन चीजें और होती हैं, टॉलरेंस, जिनको क्या बोला जाता है जी, टॉलरेंस, यानी कि कितना प्लस माइनस है। तो चौथा कलर ये होता है, तीन कलर ये होते हैं, और फोर्थ कलर इसका होता है। तो अगर गोल्ड बना हुआ है, सिल्वर बना हुआ है, और फिर एक होता है नो कलर, अगर कोई कलर ना हो, तो इसमें टॉलरेंस होता है +-5%, ये +-10%, और ये +-20%।
यानी कि वही जो हम एरर में लिखते हैं, प्लस माइनस, जितनी भी वैल्यू है उसके प्लस माइनस, ये टॉलरेंस होता है। अब थोड़ा मैं लिखते कैसे हैं वो लिखना सिखाता हूं। लिखते ऐसे हैं कि जो भी कलर है उसका जो ये नंबर है, फर्स्ट नंबर लिखो, फिर लिखना है आपको सेकंड नंबर, ब्रैकेट बंद करो, इनटू 10 raised to the power जो है थर्ड है, प्लस माइनस टॉलरेंस। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी। अब थोड़ा मैं इसको लिखना सिखाता हूं। जैसे सवाल आ गया आपके पास कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास आया, मैं इसको ऐसे ही बना लेता हूं, 1 2 3 4। ये वाला जो आपको कलर गिवन है ऑरेंज, ये वाला येलो, ये वाला आपको रेड गिवन है, और ये वाला बच्चे आपको गोल्ड गिवन है। ऐसे आपसे सवाल आ गया तो अब आपको याद आना चाहिए कि मेरे मास्टर ने सिखाया मुझे पहला ऑरेंज, तो ऑरेंज का नंबर ढूंढो। ऑरेंज का नंबर कितना है जी? 3। क्या है जी? 3 लिख लो। फिर मास्टर ने बताया था येलो, येलो का कितना हो गया जी? 4। फिर इंटू 10 raised to the power आर, आर बोले तो जी ये रेड, तो रेड का नंबर कितना आया जी तुम्हारा? 2। फिर प्लस माइनस कितना है जी? गोल्ड, गोल्ड बोले तो 5%। ये आपकी ऐसे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। आई होप कि आपको इसमें कुछ नहीं है, बस नंबरिंग है, मार्केट में ऐसे मिलता है तो पहचानना आना चाहिए। तो ऐसे हमने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि ये कलर का ये नंबर है, ये कलर का ये नंबर है, ताकि पहचानने में आसानी हो, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं अब बिल्कुल सेपरेट और बहुत अच्छे तरीके से, टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। यहां से थ्योरेटिकल स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, तो अगर आप ध्यान से ये बातें सुन लेंगे तो आपका कभी भी वो सवाल गलत नहीं होगा। अब ये है क्या कि जो रेजिस्टिविटी की बात करता हूं मैं, बेसिकली तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज होने से टेम्परेचर चेंज होता है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है जी, किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। तो ये जो हमने इसका जो एक्सपेरिमेंटल देखा है हमने, ये कब वैलिड है? ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये नहीं कि आप कितना भी चेंज कर दोगे, बहुत छोटी सी लिमिटेड, नॉट टू लार्ज। आप कह सकते हो नॉट टू लार्ज, बहुत ज्यादा बड़ा चेंज नहीं, छोटा सा एक लिमिटेड रेंज। तो जो रजिस्टिविटी है वो कैसे डिपेंड करती है? टी विल बी इक्वल्स टू रो नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। अब मैं इस फॉर्मूले को आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जो रो नोट है ये है जी रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट टेम्परेचर टी नॉट। ठीक है जी, रो टी रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल एट टेम्परेचर बच्चे टी। और अल्फा क्या है? अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसकी जो यूनिट आप लोगे वो आप केल्विन में नहीं, पर डिग्री सेल्सियस में ही लोगे। आप इसको कैसे यूज करोगे? पर डिग्री सेल्सियस। अभी हम सवालों की बात करेंगे। ठीक है जी। अब अल्फा की जो वैल्यू है, किसकी वैल्यू? अगर मैं अल्फा की वैल्यूज की बात करूं, मेटल के लिए और किसके लिए? इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर।
ठीक है जी। इसके लिए अल्फा की वैल्यू होती है जी पॉजिटिव, और इन दोनों के लिए अल्फा की वैल्यू होती है जी नेगेटिव, जो हमें ध्यान रखना है। सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है ये, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैं रजिस्टिविटी के ऊपर थोड़ा सा बात करूंगा कि ये अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब बढ़ना, नेगेटिव मतलब सीधी सी बात है वो कम होने लग रही है। अगर आप देखोगे यहां से तो अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी तो रजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, यही तो है ना। अब इसका एक्सपेरिमेंटल में समझने की कोशिश करता हूं, फिर आपके ये पॉजिटिव क्यों है नेगेटिव क्यों है समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। तो अब थोड़ा सा मैं यहां पे चलता हूं और मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। रो विल बी इक्वल्स टू बच्चे एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है। यही था रजिस्टिविटी। अब रजिस्टिविटी इस पे डिपेंड करती है, और मुझे पता है रजिस्टिविटी चेंज होगी तो फिर रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। तो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है वो भी यही होता है, आर विल बी इक्वल्स टू टेम्परेचर आर नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। सेम ही होता है, सेम ही यूज करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस भी तो सेम ही प्रोपोर्शनल है ना। तो आप जब पुट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशन यही निकल के आएगा। तो वो हम रेजिस्टेंस के लिए भी यही याद रखते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो सेम ही बात है। तो अब मैं इसका थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। तो इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। पहले एक बार इसके बारे में जान लेता हूं, फिर मैं इसको डिवाइड करूं। जो आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, थोड़ा सा यहां बात करते हैं एक बार टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से होगा क्या? टेम्परेचर इंक्रीज होने से मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया था कि एवरेज स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन्स की वो इंक्रीज होगी। एवरेज स्पीड क्या होगी? इंक्रीज। जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा। स्पीड बढ़ने से क्या होगा? रिजल्टिंग इन मोर फ्रीक्वेंट कॉलिजन। मोर यानी कि और जल्दी जल्दी कॉलिजन होगा। इस कॉलिजन होने से होगा क्या? आपका टॉ डिक्रीज होगा। क्या होगा? टॉ डिक्रीज होगा। ठीक है, ये आपको एक मैंने थोड़ी सी बात बता दी कि टेम्परेचर चेंज होने से होगा क्या। अब मैं दोनों की सेपरेट बात करता हूं। किसकी? कंडक्टर। और यहां दोनों एक साथ लिखता हूं मैं, सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये दोनों लग सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। और इंसुलेटर, ये एक तरह से बिहेव करते हैं। तो जब मैं इनकी बात करता हूं तो पहले मैं इसकी बात करता हूं, फिर हम इधर चलेंगे। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको पता ही है, इसके अंदर भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻29 पर मीटर क्यूब। तो ऑलरेडी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो तो टेम्परेचर के बढ़ने से उसका कोई डिपेंड नहीं होता, टेम्परेचर बढ़ेगा वो एन की वैल्यू तो सेम रहने वाली है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, यहाँ टाउ की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। अगर टाउ की वैल्यू डिक्रीज होगी क्योंकि आपने टी को इंक्रीज किया है, इंक्रीज किया है, तो जो यहां पे आपको ग्राफ देखने को मिलता है, जब हम इसका ग्राफ देखते हैं तो इसका ग्राफ रो का जो ग्राफ है, अब टाउ डिक्रीज हो रहा है तो ये कैसा है आप देखो, यहां से इंक्रीज हो रहा है। तो रजिस्टिविटी की वैल्यू आप जब देखते हो यहां पे, तो रजिस्टिविटी की वैल्यू कुछ ऐसे देखते हो, ये आपका ग्राफ आता है, यानी कि रो विद टेम्परेचर, ये कंडक्टर का ग्राफ आता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम रजिस्टिविटी की इसकी। तो इसमें क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हो तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एन, वो भी इंक्रीज होता है, क्योंकि इसके अंदर तो भैया बाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन। जब आप आगे जाके हम सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे तो हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो डेफिशिएंसी होती है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री होते रहते हैं, इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ फ्री, तो यहां पे दो चीजें हुई, एक तो एन भी इंक्रीज होता है इन दोनों में, और टाउ क्या होता है? डिक्रीज होता है। अब एक ही फॉर्मूले में देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो दोनों रिजल्ट, एन तो क्या कर रहा है, उसको रजिस्टिविटी को बढ़ा रहा है, सॉरी घटा रहा है, और टॉ रजिस्टिविटी को बढ़ा रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो तुम्हारा क्या है,
एन का फैक्टर है, जो हमारा इसका फैक्टर है एन का, ये डोमिनेट करता है। क्या करता है? ये डोमिनेट करता है। अगर इसका फैक्टर डोमिनेट करेगा तो सीधी सी बात है, एन इंक्रीज हो रहा है तो रो क्या होगा? डिक्रीज। क्लियर है? आई होप कि ये बात आपके समझ में आई होगी कि होता क्या है। अब एक्सपेरिमेंट ये मैंने थ्योरेटिकली बताया, तो अब मैं यहां से कह सकता हूं कि अल्फा की वैल्यू अगर रो डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी? नेगेटिव होनी ही होनी पड़ेगी। और इसलिए इसका जो ग्राफ आता है बच्चे, जो रजिस्टिविटी, जो सेमीकंडक्टर के लिए जो हम ग्राफ देखते हैं, वो बच्चे ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ठीक है, ये किसके लिए ग्राफ है? रो का और टी का। और बच्चे किसके लिए है ये? सेमीकंडक्टर के लिए। क्लियर है जी ये बात? इसमें एक और ग्राफ होता है जो कि नाइक्रोम के लिए ग्राफ होता है, जो कि क्या होता है? अलोय होता है। जो एनसीईआरटी में आपका ग्राफ गिवन है वो हम एनसीईआरटी में वहीं जाके बात करेंगे अभी। क्लियर है? तो अब मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी की तरफ चलता हूं और एनसीईआरटी हम रीड करने की कोशिश करते हैं, तो तब आपके और ज्यादा बेहतर ये समझ में आएगा। अगर आप यहां देखें, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, आप ध्यान से पढ़ो। एक एक बात मैं आपको जो जो बताई है वो आपको पढ़वाने की कोशिश करता हूं। ओवर ए लिमिटेड रेंज ऑफ टेम्परेचर, कब वैलिड है ये? एक लिमिटेड रेंज के, दैट इज नॉट टू लार्ज, द रजिस्टिविटी ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली रो टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नोट। फिर इसने ये सब कुछ जो हमने पढ़ा है कि वो उसका टेम्परेचर है, वो उसका टेम्परेचर है टी नोट का, अल्फा इज कोल्ड टेम्परेचर रजिस्टिव कोएफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, वो सब कुछ है। मेटल के लिए क्या है? पॉजिटिव। और वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर सम मटेरियल एट टी इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस आर, मतलब ये लिस्टेड इन टेबल में उसने लिस्ट कर रखे, वो एक अलग, छोड़ो उसको। खैर, अब आप यहां पे ग्राफ पे आ जाओ। देखो ध्यान से देखो, ये रजिस्टिविटी का ग्राफ है। किसके लिए है? फंक्शन कॉपर। कॉपर क्या है? कंडक्टर। ये देखो आप ध्यान से, सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज हो रहा है। और ये एक स्पेशल ग्राफ है जो कई बार सीधा उठ के आ जाता है। ये किसके लिए? रजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम। ये क्या है? अलॉय होता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर के साथ ग्राफ है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे वैल्यू बहुत कम बढ़ती है। क्लियर है? इसलिए हम इसको अप्लायंसेस वगैरह में यूज करते हैं। क्लियर है? नाइक्रोम का वायर आपने बहुत सुना होगा, आयरन वगैरह नाइक्रोम यूज होता है उसमें। एलोय का यूज करते हैं जो टेम्परेचर बढ़ने पे ऐसा ना मेल्ट हो जाए। ठीक है ना, हम तो ऐसी चीज यूज करेंगे ना जो मेल्ट ना हो, तो वो एलोय इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ने से बहुत कम फर्क पड़ता है उस पर। खैर, जब आप पढ़ोगे, यहां से पढ़ो अब आप। सम मटेरियल लाइक नाइक्रोम विच इज एन alloy ऑफ निकल, iron and chromium exhibit a very weak dependence of resistivity with temperature. Clear है जी? मैग्नीन, कंस्टेंटन have similar properties, इनकी भी प्रॉपर्टी सेम होती है। These material are thus widely used in wire bound standard resistor since their resistance values would change very little with temperature. क्लियर है ना? तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसलिए हम इनको वाइंड, मतलब ये जो अप्लायंसेस वगैरह या उस प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। अनलाइक मेटल, द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ए टिपिकल डिपेंडेंसी इज शोन, ऐसे ऐसे करके। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में इसने बता रखा है, ध्यान से पढ़ो। वी कैन क्वालिटेटिवली अंडरस्टैंड द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी इन द लाइट ऑफ डेरिवेशन। ये तो ये हमारा डेरिवेशन है मेन, जो हम जिसके सारी बात कर रहे हैं, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। यहां से पढ़ो आप। रो दस डिपेंड इनवर्सली बोथ ऑन नंबर एन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और द एवरेज टाउ collision. As we increase temperature, average speed of electrons which act as a carriers of current increase, resulting in more frequent collision. The average time tau thus decrease with temperature in metal and is not depend on temperature to any appreciable extent. Thus, the decrease in the value of tau with rise in temperature. क्योंकि एन तो डिपेंड करता नहीं है उसमें, तो रो डिपेंड करता है, टाउ डिपेंड करता है रो के ऊपर। क्लियर है? इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में देखो। सो फॉर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, हाउएवर एन इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, दिस इंक्रीज मोर देन कंपनसेट्स एनी डिक्रीज इन टाउ।
तो ये डोमिनेट कर जाता है, तो रो की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। सेम बात इसने बता रखी है इधर, कोई नई बात नहीं है। तो आई होप कि ये आपके समझ में आया होगा। तो अब मैं फिर से हम अपनी चीजों पे चलते हैं और हम थोड़ा सवाल, इसके ऊपर सवाल कैसे आएंगे आपको, वो सवाल हम करने की कोशिश करते हैं। तो पहला सवाल मैं लिखता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखें जी, आपको गिवन है एट रूम टेम्परेचर कितना जी, 27 डिग्री सेल्सियस, द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance to be 117 ohm? Given that alpha is equals to 1.7 into 10 raised to the power minus 4 पर डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है। तो आप पहले ये डेटा देख लो एक बार। रूम टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। यहां पे आपको जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 100 ओम। तो ये तो एक तरह से आपका रेफरेंस हो गया। आपको टेम्परेचर एलिमेंट का कब बताना है, जब वो 117, यानी कि आर टी विल बी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नॉट। अब इन सवालों को करने की एक खास बात है, वो मैं आपको बताता हूं कैसे आपको सॉल्व करना है। अदरवाइज आप इसका सॉल्यूशन बहुत ही गड़बड़ कर दोगे। तो इसका सॉल्यूशन पर्टिकुलर वे में जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही करना होता है। तो आर टी की वैल्यू कितनी है, 117 विल बी इक्वल्स टू आर नॉट कितना होता है बच्चे, आर नॉट है आपका 100। सो 1 प्लस एल्फा की वैल्यू जो भी है अभी नहीं रखते, टी माइनस 27। यही तो है, टी निकालना है, एल्फा भी नो नहीं है। तो आप क्या करो, आप इसको ऐसे करो, 117 विल बी इक्वल्स टू 100 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर लो टी माइनस 27, और ऐसे ही करना है। अब इसको इधर ले आओ, 17 विल बी इक्वल्स टू 100 एल्फा टी माइनस 27। अभी एल्फा वेल्फा कोई मल्टीप्लाई नहीं करना, कुछ नहीं छेड़ना है। 17 विल बी इक्वल्स टू एल्फा टी माइनस 27, फिर एल्फा विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका 17, सॉरी इसको थोड़ा और सोल्व करो, टी माइनस 27 विल बी इक्वल्स टू 17/100। अब एल्फा की वैल्यू डालो कितनी, 1.7, 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 टी माइनस 27। जब आप अब इसको सॉल्व, देखो अगर आप पहले ही अल्फा की वैल्यू डालते तो ये कैलकुलेशन बहुत गंदी आती है। अब देखो कैलकुलेशन बहुत आसान, सिंपली सॉल्व हो रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा, 17, ये आप इसको कट कर लो, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, ये दो तो कितना आ गया, 1000। सो टी विल बी इक्वल्स टू 1027 डिग्री सेल्सियस। आपको ये समझ में आया होगा, अगर मैं यहीं अल्फा की मल्टीप्लाई कर लेता, वो सब कुछ करता, तो बेवजह कैलकुलेशन टफ हो जाती। तो इसका ये बेहतर, एक बहुत बेहतर वे होता है, इसको ऐसे ही सॉल्व करना होता है इन बड़ी कैलकुलेशन वाले सवालों को। थोड़ा आगे चलते हैं, अगला सवाल लिखता हूं, बड़ा अच्छा सा सवाल है। क्वेश्चन क्वेश्चन आपको गिवन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लेटिनम वायर, ठीक है जी, एट आइस पॉइंट इज 5 ohm and at steam point is 5.3
0.39 ohm. If it is inserted in hot water, the resistance is found to be 5.795 ohm. Calculate temperature of hot water. तो आपको अल्फा गिवन नहीं है, तो अब आपको ध्यान से एक बार आप डेटा कलेक्ट करो. डेटा क्या गिवन है कि आपको ये आइस पॉइंट पे कितना गिवन है, इतना. स्टीम पॉइंट पे गिवन है इतना. तो आप डेटा निकालो. देखो आर नॉट की वैल्यू 5 ओम 0 डिग्री पे. आर 100 पे वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.39. क्लियर है. यहां टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस. यहां टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस. एक डेटा तो ये गिवन है. आपसे पूछा गया है कि आपको क्या बताना है भैया, रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी इतना, इस टेम्परेचर पर ये टेम्परेचर बताना है. यानी कि आर टी विल बी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी. यानी कि आर टी विल बी इक्वल्स टू, ये जो रेफरेंस टेम्परेचर है, ये इसको मैं आर नोट नहीं, अभी अभी डैश लिखता हूं क्योंकि मुझे कुछ बात बतानी है यहां पे. ये मैं इसको डैश से मान लेता हूं. आर डैश नोटेशन है 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी डैश लिख लेता हूं. क्लियर है. अब यहां से मुझे एक चीज पता चल रही है, अल्फा मुझे यहां से आ जाएगा. क्लियर है. यहां से अल्फा कैसे आएगा कि आर 100 विल बी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट, यानी कि 100 माइनस 0. तो यहां से आर, इसकी वैल्यू कितनी है जी, 5.39. 5.39 डिवाइड बाई 5 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा इंटू 100. समझ रहे हैं आप. यहां से एल्फा विल बी इक्वल्स टू, this is 5.39 divided by 5 minus 1. So 100 alpha will be equals to 0.39 डिवाइड. सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा. देखो मैं कुछ ज्यादा छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल नॉर्मल सॉल्व कर रहा हूं. मैं कोई फालतू की भसड़ वाली कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं. सबसे लास्ट में करूंगा अगर कुछ फंसेगी तो अल्फा आ गया मेरे पास इतना पर डिग्री सेल्सियस. अब यहां देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां बहुत आपको वाइसली चीजों का इस्तेमाल करना है. देखो आप कोई सा भी रेफरेंस ले लो, या तो आप इसको, क्योंकि मेरे को टी डैश डालना है यहां पे, तो आप यहां 5 ले लो या 5.39 ले लो. तो यहां आप आर टी निकालना है आपको. तो बेहतर होगा कि मैं नॉर्मल नॉर्मल बिना पॉइंटों वाली कैलकुलेशन से बचूं. एक तो वो काम है मेरा. क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, कि आप पॉइंटों वाली कैलकुलेशन से या तो बच जाओ. ठीक है. तो मैं इसको सीधा सा, आर टी की वैल्यू कितनी है, 5.795 विल बी इक्वल्स टू, आर डैश में 5 ले लेता हूं तो 1 प्लस एल्फा टी माइनस, यहां 0 आ जाएगा. अब फालतू की लोड लेने की जरूरत है ही नहीं. तो यहां से जब मैं निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 5.795 माइनस 5 विल बी इक्वल्स टू 5 एल्फा इंटू टी. तो यहां से मेरा ये कितना आ गया, 0.795 विल बी इक्वल्स टू t into 5 alpha. So t will be equals to 0.795 डिवाइड बाई 5 इंटू एल्फा की वैल्यू कितनी आ गई जी आपकी, 0.39 इंटू 500. आया नहीं आया. अब मेरे हिसाब से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं. 5 से आप इसको कट कर लो. अब कट करो जितना भी आपको, 100. ये कितना आया आपका, 100 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 79.5. ठीक है जी. डिवाइड बाई 0.39. जब आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 203.84 डिग्री सेल्सियस. इजिली आप इसको डिवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नॉर्मल सी कैलकुलेशन है. आप इसको और फर्दर सॉल्व कर लो. कैसे कि 7950 ये डिवाइड कर लो 39 से.
मेरे हिसाब से आप इजिली 39 × 2 78, तो ये आप इजिली फिर सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करना है। आप यहाँ आर डैश की लगे क्या ले सकते थे, 5.39 ले सकते थे, वो भी ले लो, लेकिन पॉइंटों में कैलकुलेशन फिर यहाँ टी माइनस आपको 100 लेना पड़ता, तो वो फिर थोड़ा और मतलब, तो ये और आसान हो गया, एक स्टेप थोड़ा सा इजी हो गया। आप वैसे भी करोगे तो भी आपका आंसर यही आने वाला है। थोड़ा मैं एनसीईआरटी की तरफ मूव करता हूं और आपको दिखाता हूं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला क्वेश्चन आप करें, ठीक है जी। ये वाला एग्जाम्पल ये सेम है, 3.3 करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस भी कर लूंगा मैं थोड़ा। और ये वाला मैंने सेम सवाल है, ये मैंने लेके डिस्कस कर लिया है आपके साथ। इसमें थोड़ी सी वैल्यू का चेंजेस हैं, जैसे यहाँ 5 पॉइंट मैंने जो ली है वो 0.39 ली है, इसने 5.23 ले रखा है। तो आप इसको खुद से एक बार घर पे आप ट्राई कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3.3 एंड 3.4। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और मैं साथ साथ, अगर आप मेरे साथ तैयारी करते हैं तो आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एनसीईआरटी की बारीक बातें और सब्जेक्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग बने। तो आज के लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट बात जो आज मैंने सीखी, इंपॉर्टेंट बात, पहली बात, जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। क्या डिपेंड करती है? रजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। आप कहने लगो कि आपने कंडक्टर का एरिया चेंज कर दिया तो क्या रजिस्टिविटी चेंज होगी? नहीं। क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा? हाँ, बिल्कुल सही बात है। अगर क्या चेंज हुआ है? एरिया चेंज हुआ है, पहला। दूसरा सवाल, क्या टेम्परेचर चेंज होने से क्या रजिस्टिविटी चेंज होगी या रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस नहीं भाई, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा तो ये चेंज होगा। क्लियर है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम चेंज होता है, रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पर डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ये बिल्कुल साफ बातें हैं जो हमने इस पूरे लेक्चर में मैंने आपको सिखाने की कोशिश करी है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अब मैं किरचॉफ लॉ वगैरह, जो जहां से मेन सवाल, एक तो यहां से सवाल आता था इसलिए मैंने पूरा आपको समझाया है, पूरा जोर दिया है बातों के ऊपर। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है वहां से अब पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको नोडल लगाना सिखाऊंगा, सर्किट सॉल्व करना सिखाऊंगा, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो सब बातें करेंगे हम, जहां से इस बार 2 सवाल आए भी थे। तो आप, मैं ये आपको पहले पढ़ाऊंगा और फिर आपको वो सवाल भी दूंगा जो इस बार 2025 के पेपर में आए थे, तो वो इजिली आप बना पाएंगे। मैं वो सवाल नहीं कराने वाला हूं, लेकिन आप पहले पढ़ो और फिर अटेम्प्ट करना। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप इजिली बना लेंगे, क्योंकि मेरे बैच में जब मैंने पढ़ाया तो वहां पे जब मैंने कराया तो बच्चों ने, उन्होंने, सब बच्चों ने इजिली बना लिए थे। तो मेरे हिसाब से आप भी बना पाएंगे।